हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये CGV सब इंजीनियर पेपर का सेकंड पार्ट है। तो इसमें आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 2019 में कंडक्ट किया हुआ था ये पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट मेथड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्प्लेसमेंट मेथड बेसिकली अपने चार हैं, इन्हीं को अपने को याद रखना है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, आनीज मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड पूछा है, क्या हो जाएगा आंसर? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर द बीम इज गिवन बाय। ये इसके कोऑर्डिनेट दिया है, 3 कोऑर्डिनेट है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने को बताना है। ऑप्शन इसमें लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो आंसर आएगा वही ऑप्शन है, समझो। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ये आता है फोर्स मेथड के अंदर, स्टिफनेस मैट्रिक्स जैसे कि आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। स्टिफनेस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का यही सेम प्रॉपर्टी है। पहले तो इसका ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, 2x2, 3x3, 4x4 ऐसा रहेगा, मतलब स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि 3x2, 2x3, 3x4 ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, मैट्रिक्स का फॉर्म क्या रहेगा? m×m। सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे नॉन नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव रहेगा, और नॉन ज़ीरो, ज़ीरो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने को याद रखना है। ये दोनों का है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स का भी और स्टिफनेस मैट्रिक्स का भी। अच्छा, अब इसमें कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 3 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन भी चारों 3x3 का ही रहेगा। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स अपना बनेगा, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। और इसमें भी एक बात याद रखना है, इसमें क्या है, अपना मैक्सवेल रूल फॉलो होता है। तो F जो 1,2 है ये इक्वल रहेगा F21 के, F जो 1,3 है ये और ये इक्वल रहेंगे, और ये भी इक्वल रहेंगे, 2,3 और 3,2। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, और 9 जगह है इसमें। अब ये F11, 12, 13 का क्या मतलब है ये भी बता देता हूँ, और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। F12 का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ 1 व्हेन यूनिट फोर्स अप्लाइड इन डायरेक्शन ऑफ 2। ठीक है, इसमें ये यूनिट ध्यान रखना, यूनिट 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, चाहे लोड रहे 1 किलो न्यूटन, या मोमेंट लगाए तो 1 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, यूनिट ही रहेगा। तो 2 के डायरेक्शन में अब जब हम लोग लगाएंगे तो 1 में क्या अपना डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसमें पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हमेशा फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। ठीक है, रो वाइज नहीं चलेंगे, कॉलम वाइज चलेंगे। F11 मतलब डिस्प्लेसमेंट 1 में, जब फोर्स लगाया 1 में फोर्स लगाया तो 2 में डिस्प्लेसमेंट, 1 में फोर्स लगाया तो 3 में डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों कैलकुलेट करेंगे। फिर 2 में फोर्स लगाया तो 1 में, 2 में, 3 में, फिर 3 में फोर्स लगाया तो 1 में, 2 में, 3 में, ऐसा करके कैलकुलेट करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को।
पहले 1 के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बीम में एक बार फिर से बना लूँ। इसमें था थर्ड कोऑर्डिनेट, मोमेंट का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम देखेंगे, मतलब 1 में फोर्स लगाएंगे, 1 में फोर्स लगाएंगे और 1 2 3 में हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम, वन में फोर्स लगाओ। इसमें 1 में लगाया, ये 2 और 3 को इग्नोर करना है। यहाँ पे आएगा स्लोप क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर पे आएगा एंटी क्लॉकवाइज, थीटा ए थीटा बी। कैलकुलेट करेंगे पहले 1 1 1 पे फोर्स लगाया तो 1 के साइड में क्या डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, ये 1 पे फोर्स लगाया तो 1 के साइड में थीटा ए देखने को मिला। ये थीटा ए की वैल्यू क्या होती है, ml अपॉन 3 ei, ml अपॉन 3 ei। लेकिन अभी हम लोग क्या देखे थे पीछे की, यूनिट लेना है, यूनिट फोर्स या यूनिट मोमेंट। तो ये 1 अपना यूनिट मोमेंट है, तो इसके जगह पे 1 रखेंगे तो L अपॉन 3 ei। ऐसा करके F1 बना गया। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा एलिमेंट F12, F12 नहीं है, ये F21। 1 पे फोर्स लगाया तो 2 के डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, ml अपॉन 6ei। तो m तो 1 है तो L अपॉन 6ei। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन के बाद में मैं थोड़ा सा लिखवा दूंगा कि इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हुआ है। 1 1 2 1, उसके बाद अगला है 3 1। 1 पे फोर्स लगाया तो 3 के डायरेक्शन में क्या है, ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका अभी है नहीं, तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, F13 के बराबर होगा, ठीक है। जो जब 13 कैलकुलेट करेंगे तो वही ऑटोमेटिकली 31 के बराबर हो जाएगा, तब हम लोग इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसको ब्रेक लगाते हैं यहाँ। फर्स्ट कॉलम हो गया, अब देखते हैं सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम 2 के डायरेक्शन में लगेगा, 2 के डायरेक्शन में लगेगा तो भी यही आएगा, ठीक है। 2 के डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक यूनिट मोमेंट लगेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं 1 2 क्या आता है, 2 के डायरेक्शन में लगा तो 1 पे, 2 पे और 3 पे। इस वाले में देखे थे हम लोग 1 पे लगा है तो 1 पे, यानी कि जो अगर इस एंड पे अपना मोमेंट लग रहा है तो नियर एंड पे क्या आता है, ml अपॉन 3i, और फार एंड में आता है ml अपॉन 6ei। तो वैसे ही इसमें लगेगा तो ये नियर एंड क्या हो गया, ml अपॉन 3ei। तो ये कितना हो जाएगा, ml अपॉन 3ei तो L अपॉन 3ei। 2 पे लगा तो 2 पे, और ये 2 पे लगा तो फार एंड पे उसका आधा, L अपॉन 6ei, ठीक है। ये वाला जो मैं बोला था कि 1 2 और 2 1 इक्वल होगा, 1 3 और 3 1 इक्वल होगा, ये वाला देखो यहाँ 1 2 और 2 1 इक्वल आ रहा है, ठीक है। वैसे ही 3 1 और 1 3 भी इक्वल आ जाएगा। 3 2, 2 पे लगाए तो 3 के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमको नहीं पता था वैसे ही इसके लिए भी नहीं पता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 3 के बराबर। तो जब 2 3 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं तीसरे कॉलम के लिए।
F13, F23 और F33। 3 पे लगेगा तो 1 के डायरेक्शन में क्या आएगा, 3 पे लगा, ये पॉइंट लोड लगा 1 किलो न्यूटन का, 1 किलो न्यूटन का यहाँ लगा, तो ये क्या आता है रोटेशन, WL² / 16 EI। तो W का वैल्यू तो 1 है, तो ये क्या आ जाएगा L² / 16 EI। ठीक है, और इसका डायरेक्शन लोड के कारण जो स्लोप आया वो क्लॉकवाइज है और अपना कोऑर्डिनेट भी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये प्लस रहेगा। ठीक है, अगर ये कोऑर्डिनेट हमको क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज दे देता और ये तो अपना स्लोप क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन अभी दोनों सेम है तो प्लस रहेगा। अब देखते हैं 3 पे लगा तो 2 पे क्या आएगा, इसमें भी सेम आता है WL² / 16 EI। W का वैल्यू 1 है तो ये भी आ जाएगा L² / 16 EI। प्लस माइनस में ही गलती होता है इसमें, तो उसको ध्यान देना है। जैसे कि इस लोड के कारण स्लोप क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज, और अपना जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो दोनों का साइन सेम है तो ये प्लस रहेगा। अगर ये क्लॉकवाइज दे देता तो ये दोनों अपोजिट हो जाते, तो यहाँ पे आ जाता माइनस। ठीक है, अब देखते हैं 3 पे लगाया तो 3 पे यहाँ क्या आता है WL³ / 48 EI। ये होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। W का वैल्यू 1 लेंगे तो L³ / 48 EI। अब देखो ये जो 13 है ये यहाँ पे आ जाएगा, यही वैल्यू इसका भी रहेगा L² / 16 EI। और ये जो 32 है वो 23 के बराबर है, तो 23 ले लेंगे यहाँ से L² / 16 EI। अब ये 9 वैल्यू जो आया है हमको मिला है हमको, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और यही अपना आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन ऐसा दिखेगा उसको हम लोग टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। अगले किसी वीडियो में मैं स्टिफनेस मैट्रिक्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपने से कोई क्वेश्चन लेके उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a frame ABCD as shown in figure below, which is supported by a roller at A and is on hinge at C. What is reaction at roller at A? ये रिएक्शन अपने को कैलकुलेट करनी है। एक रिएक्शन यहाँ भी आएगा, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, अच्छा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल एट सी, इसको आर ए लिया, इसमें सी के अबाउट मोमेंट 0 कर देते हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है क्योंकि सो आर ए इंटू क्लॉकवाइज एल, और ये पी क्लॉकवाइज ये पी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 0, और आर ए इंटू एल इज इक्वल टू 0, तो रिएक्शन एट ए 0। डी ऑप्शन करेक्ट। A load of 500 kilonewton applied at point A produces vertical deflection at B and C of 10 और 15 mm का। What is the deflection at A when the load of 100 and 300 applied at B and C respectively? तो 500 किलोन्यूटन अप्लाई किया A पे, तो ये आएगा डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो बी और सी पे क्या दिया है डिफ्लेक्शन की वैल्यू 10 और 15। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी और सी पे लोड लगा दें हम लोग अगर 100 और 300 का, तो ए पे क्या डिफ्लेक्शन आएगा, बी पे कितना लगाना है 100 का और सी पे 300 का। तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या आएगा, डिफ्लेक्शन एट ए। तो बेटीज लॉ का क्वेश्चन है ये, बेटीज लॉ फॉलो होगा इसमें। ये अपना रहेगा पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये रहेगा
क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो अप्लाई कर देते हैं 500 डिफ्लेक्शन, वहाँ पे डेल्टा ए इज इक्वल टू 100 इंटू 10 प्लस 300 इंटू 15। तो डिफ्लेक्शन एट ए आ जाएगा यहाँ पे 45, एक 11 mm आ जाएगा डिफ्लेक्शन ए पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अ बीम कैरी a uniformly distributed load throughout its length. In which of the following configuration will the strain energy be maximum? Simply supported, prop cantilever, fixed beam या cantilever? कौन सा ऐसा बीम रहेगा जिसमें हम लोग पूरा यूडीएल लगा देंगे तो स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम आएगी? तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? m² mx² dx अपॉन 2ei स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। तो मैं ये कैंटिलीवर के लिए बता दे रहा हूँ, कैंटिलीवर के लिए डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इसका मैक्सिमम रहता है mx की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी? wx² अपॉन 2, और लिमिट कहाँ तक रहेगा? 0 से लेके l तक। ठीक है, ये बीम का लेंथ है l। तो mx का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं wx² अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2ei इंटू dx, 0 से लेके l तक। 2ei बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8ei बाहर आ जाएगा, और ये w² भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो w² अपॉन 8ei बाहर, अंदर बच रहा है x का पावर 4। तो x का पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x पावर 5 अपॉन 5, लिमिट है अपना 0 से l। तो ये वैल्यू आ जाएगा w² l की पावर 5 अपॉन 8, 5 जो 40 ei। ये होता है स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू किसके लिए? कैंटिलीवर के लिए, यूडीएल। तो ये मैक्सिमम आएगा। ऐसे ही आप लोग ये तीनों का भी निकाल कर चेक करना, यही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि कैंटिलीवर का स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट हैज डायमेंशन ऑफ। ठीक है, बीम एक बनाते हैं पहले। इस बीम के लिए मेरे को ILD बनाना है फॉर बेंडिंग मोमेंट। कहाँ पे मान लो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड से l/4 डिस्टेंस पे बोल रहा है। तो यहाँ पे अपने को ILD बनाएंगे इसके लिए। तो ये कैसा बनता है? इस जगह को उठा देना है और ये बन गया। ये जो ऑर्डिनेट है अपना मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ये क्या होता है? AB अपॉन L। ये डिस्टेंस हो जाएगा A, कंसिडर्ड के बाद का फिर हो जाएगा B। तो ये AB/L टोटल स्पान लेंथ। ठीक है, तो ऑर्डिनेट का डायमेंशन पूछ रहा है। ऑर्डिनेट है AB/L, A क्या है? लेंथ है, B भी एक लेंथ है, और नीचे भी लेंथ है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका ऑर्डिनेट का डायमेंशन लेंथ। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, if the free end of a cantilever beam of span L and flexure rigidity EI undergoes unit displacement मतलब Δ1 without rotation theta 0, तो कह रहा है कि what is the bending moment induced at the free end। देखो पहले तो फ्री एंड है, अगर
ठीक है, फ्री एंड में अपना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो डिफ्लेक्टेड से कैसा रहेगा, ऐसा। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे थीटा 0 रहे, ठीक है, ये है डिफ्लेक्शन की वैल्यू, तो ये थीटा 0 नहीं हो सकता। थीटा विदाउट रोटेशन बोला है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इसको फिक्स जान लेना पड़ेगा, तभी यहाँ पे थीटा 0 होगा। अब जो डिफ्लेक्टेड से कैसे आएगा, ये है अपना डिफ्लेक्शन, जिसका वैल्यू है 1 और थीटा यहाँ पे 0 है। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर, 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। डेल्टा का वैल्यू क्या है, डेल्टा का वैल्यू 1 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6EI अपॉन एल स्क्वायर। ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। अगर इसी में रिएक्शन पूछेगा तो रिएक्शन भी याद रख लो, यहाँ पे रिएक्शन आएगा अपवर्ड। अगर ये एंड ए है तो आर ए की वैल्यू हो जाएगी 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब, और इधर पे आ रहा है आर बी डाउनवर्ड तभी ये नीचे जा रहा है, तो आर बी की वैल्यू हो जाएगी 12EI डेल्टा अपॉन एल क्यूब। तो ये आर ए आर बी और ये दोनों मोमेंट हमको एम ए एम बी ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फिक्स्ड बीम एज शोन बिलो, व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए। फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है अपने को ए पे, तो ये दिया है लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, नॉर्मल जो जनरल केस अपना रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे लगा W, ये डिस्टेंस A, ये है B, पूरा है L। तो इसके लिए फिक्स्ड एंड मोमेंट A पे क्या रहता है, माइनस W AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। A और B की जगह A और B ही है, L की जगह पे L ही है, ठीक है। लेकिन W की जगह पे अपना क्या है, इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, W cos थीटा और इधर W sin थीटा। ये W क्या है, वर्टिकल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग की जगह हमारे केस में अभी क्या है, W cos थीटा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे W cos थीटा माइनस W cos थीटा AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। ये यही हो जाएगा W AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, इधर पे cos थीटा, W AB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर cos थीटा। ऑप्शन सी मैच कर रहा है, साइन इसमें कंसिडर नहीं किया हुआ है, तो ये ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। इसको हम लोग शो करेंगे तो कैसा रहेगा, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा इस तरफ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। यह था फिक्स्ड एंड मोमेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, अ फिक्स्ड बीम of uniform cross section is loaded uniformly throughout the span। फिक्स बीम है और यूडीएल लोडिंग है। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर टू द एंड मोमेंट। सेंटर और एंड मोमेंट के बेंडिंग मोमेंट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, इसको ले लेते हैं सी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैसे बनता है, स्टैंडर्ड केस है, इसको भी डायरेक्टली याद रख सकते हो। ये वैल्यू प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, WL स्क्वायर बाई 12। सेंटर पे कितना होता है मैक्सिमम पॉजिटिव, WL स्क्वायर अपॉन 24। तो रेशियो किसका पूछा है, सेंटर टू एंड, WL स्क्वायर अपॉन 24 WL स्क्वायर अपॉन
12, ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। What is the kinematic indeterminacy of a single bay single storied portal frame fixed at the base if the axial deformation are neglected? इसी को बोलते हैं inextensible। कोई क्वेश्चन में inextensible लिख देगा, ठीक है। इसमें पहले समझते हैं सिंगल बे सिंगल स्टोरी का क्या मतलब है, ठीक है। कोई क्वेश्चन में डबल बे डबल स्टोरी भी बोल सकता है या कुछ भी बोल सकता है। तो देखो ये बना फ्रेम, ये एक गेट है, ये दूसरा गेट है, तो इसको बोलते हैं डबल बे, ठीक है। डबल बे मतलब 2 कॉलम और एक बीम मिलके एक बे बनाते हैं, ठीक है। और डबल बे और ये एक ही है बीम, एक ही लाइन है, तो इसको बोलते हैं सिंगल स्टोरी। सिंगल स्टोरी मान लो ऐसा बना दिया, तो ये क्या है सिंगल बे, ये हो जाएगा सिंगल बे डबल स्टोरी। सिंगल बे डबल स्टोरी। बेस कुछ भी बोल सकता है, जैसे कि अभी इसमें फिक्स बोला है तो फिक्स, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, सिंगल बे सिंगल स्टोरी। फिक्स्ड एट बेस और एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड है। तो इसमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी पूछा है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो फिक्स है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोटेशन कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। यहाँ पे कैसा कैसा आ सकता है, वर्टिकल जा सकता है, हॉरिजॉन्टल जा सकता है, रोटेशन हो सकता है, y x और रोटेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम लोग बोलते हैं डी के काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, वो कितना है 6। लेकिन बोला है एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड, बीम बोला है ना कॉलम बोला है, मतलब दोनों को लेंगे। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्टेड है, तो ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये दोनों तो खिसकेंगे, लेकिन मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ये एक ही बार मूव होगा, तो ये वाले को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है, ये ऐसे हो जाएंगे, तो ये एंड भी और ये एंड भी, ये इतना हिला और ये वाला एंड इतना हिला, तो ये दोनों, ये जो x1 है और ये x2 है, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको अलग अलग नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग इसको एक ही कंसिडर करेंगे। तो ये वाला हटा देते हैं, तो अब कितना हुआ 1 2 1 2 और यहाँ पे 1 3, तो डी के हो जाएगा 3 जब एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। इसी को फॉर्मूले से भी बना सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला इसका, 3j माइनस रिएक्शन माइनस इनएक्सटेंसिबल मेंबर। तो जॉइंट कितना है 1 2 3 4, रिएक्शन है अपने पास 3 3 6, और मेंबर कितने हैं 3। ये कर लोगे तो आ जाएगा आंसर 3। एक्सियल मेंबर नेग्लेक्टेड नहीं बोलता तो सिर्फ इतना लेते और आता आंसर 6, जो कि यहाँ आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसके आगे पार्ट में और इसके आगे के क्वेश्चन को और डिस्कस करूँगा डिटेल में ऐसे ही। ओके।